नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज। में हूं आपके साथ सरिता तिवारी। ट्राई सिटी डिबेट के लिए आज का मुद्दा पीयू वीसी क्यों नहीं चाहते। लोकतंत्र 2 साल से टाल रहे हैं सीनेट चुनाव। देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित पंजाब यूनिवर्सिटी करीब 2 साल से अपने लोकतांत्रिक ढांचे के बिना ही चल रही है। पीयू की सुप्रीम बॉडी के बिना ही पीयू कुलपति के मनमानी आदेशों पर चल रहे हैं और इस समय पीयू में ना कुछ सीनेट है और ना ही वहां पर सिंडिकेट। बिना डीन और अन्य कमेटियों के पीयू को चलाया जा रहा है। पीयू सीनेट गठित करने वालों को लेकर यूनिवर्सिटी में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। आरएसएस कैडर के माने जाने वाले कुलपति प्रोफेसर राजकुमार सीनेट चुनाव नहीं चाहते हैं। साथ ही वो पीयू सीनेट में बड़े स्तर पर बदलाव भी नहीं करना चाहते हैं। 91 मेंबर्स की सीनेट को 47 किए जाने को लेकर चांसलर कार्यालय ने कमेटी बनाई है। कमेटी की 4 मीटिंग के बाद पीयू सीनेट रिफॉर्म्स को लेकर रिपोर्ट भी चांसलर यानी कि देश के उपराष्ट्रपति को भेजी जा चुकी है। पीयू सीनेट चुनाव सितंबर 2019 में होने थे, लेकिन पीयू ने लगातार सीनेट चुनाव को टालने की कोशिश ही की है। पीयू के कई वरिष्ठ सीनेटर प्रोफेसर कैशल मल्होत्रा, प्रोफेसर नवदीप गोयल सहित 7 सदस्य पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट की कड़ी फटकार और पीयू पर जुर्माना लगने के बाद पीयू प्रशासन ने मजबूरी में सीनेट चुनाव का शेड्यूल अब तैयार कर लिया है। 3 बार सीनेट चुनाव, आपको बता दें, को जानबूझकर कोरोना महामारी का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया गया। पीयू ने 8 में से 6 फैकल्टी के चुनाव हाईकोर्ट की फटकार के बाद करवा दी है, लेकिन पीयू सीनेट के 2 प्रतिष्ठित 6 फैकल्टी मेंबर्स और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की 15 सीटों के लिए अभी तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं। इन 21 सीटों में से पीयू सीनेट में बीजेपी का कुलपति और अशोक गोयल और समर्थकों में से किसका दबदबा होगा, किसका पता चलेगा। शैक्षणिक स्तर अपने निम्न स्तर पर पहुंच चुका है। सीनेट की ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव 15 सीटों पर होता है। चंडीगढ़ के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान 7 राज्यों में इन 15 सीटों के लिए 3,50,000 से ज्यादा वोटर मतदान करते हैं। ये मतदाता पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। 350 से ज्यादा मतदान बूथ बनाए जाते हैं और 4 बार चुनाव पोस्टपोन हो चुके हैं। पीयूवीसी 4 बार ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव स्थगित कर चुके हैं। 18 अगस्त को 2021 को और अब सीधा रुक करते हैं अजय शुक्ला जी के पास, जो कि आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर हैं। सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सरिता। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में डीपीएस रंधावा साहब हैं, जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही पूर्व सीनेटर हैं, सीनियर सीनेटर हैं। इसके अलावा मेरे साथ में पूटा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी, और मेरे साथ में बहुत सीनियर सीनेटर हैं मिस्टर अशोक गोयल जी। आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में फोन लाइन पे जुड़ेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मालविंदर कंग। तो मैं चर्चा को सीधे ही बढ़ाता हूं। जैसा मेरे एंकर ने बताया कि जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी आज एक तानाशाही पूर्ण ढंग से चल रही है, जिस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बड़ा स्वर्णिम, जिसे कहें गोल्डन एरा रहा है और इसको एक बहुत बेहतरीन देश की यूनिवर्सिटीज में से गिना जाता रहा है। पिछले कुछ समय में यहाँ का शैक्षणिक स्तर गिरा है, शोध का स्तर गिरा है और दूसरी सारी चीजें गिरी हैं, और इसके बाद में इस पर कोई भी सवाल उठाने वाली संस्था आज शेष नहीं है, क्योंकि सीनेट है नहीं, दूसरी सिंडिकेट भी उसी तरीके से खत्म है, इसके अलावा आदर्श कमेटियां नहीं है। तो इन सब तरह से जो एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सारी चीजें होनी चाहिए, वो नहीं है। इन सब चीजों को लेके हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई, सारी चीजें हुई। बावजूद इसके वीसी इसको टाल रहे हैं। क्यों टाल रहे हैं, इसी पे हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले डीपीएस रंधावा साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि हाईकोर्ट में आपने प्लीड किया है, सारी चीजें आप जानते हैं, लीगल उसका जानते हैं। तो रंधावा साहब, जिस तरह की स्थितियां हो रही, इसके पहले क्या कभी आपने देखा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है? रंधावा साहब। जब से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ बतौर स्टूडेंट, और उस टाइम के दौरान स्टूडेंट एक्टिविज्म में भी रहा हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत हिस्सा लेता रहा हूँ, और ये पहली दफा है। और हमारे जो सीनियर्स थे, सुपर सीनियर्स थे, तब भी कभी ऐसा नहीं सुना था कि सेनेट को बिल्कुल हटाने की या इस तरीके से सेनेट जो गवर्निंग बॉडी है उसके साथ खिलवाड़ करने की पहले कभी कोशिश की गई हो।
ये पहली दफा हो रहा है, चाहे कोई भी सरकारें हों केंद्र में या स्टेट में, कभी भी ऐसा रवैया सरकारों का या यूनिवर्सिटी प्रशासन का सेनेट के प्रति ऐसा नहीं रहा जैसा इस समय देखा जा रहा है। और ये बहुत ही खेद वाली बात है कि यहाँ जमहूरियत का और यहाँ डेमोक्रेसी का राजतंत्र ये जो सिस्टम है उसका हिस्सा है और उसको ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और पंजाब यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे हिंदुस्तान में जिसका जो गवर्निंग बॉडी है वो लगभग 55% से ज्यादा डेमोक्रेसी से इलेक्ट होकर लोग आते हैं। 91 मेंबर्स का हाउस है, 47 मेंबर्स अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। तो इन्होंने कोरोना की वजह से बार बार वो इलेक्शंस का जो प्रोसेस था 47 कैंडिडेट्स का उसको पोस्टपोन करने की बात कही। फिर हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट किया जो एक लेजिटिमेट बनता है और पढ़े लिखों जैसा जिसमें हम बीइंग सिंडिकेट मेंबर, सेनेट मेंबर, हमारी मीटिंग तक नहीं की गई कोरोना काल में क्योंकि सबसे अहम मुद्दे और अहम सवाल जो अहम फैसले थे, ये तो बात अब सेनेट के इलेक्शन की है। मैं बात करता हूँ जब सेनेट थी अप टू अक्टूबर 31 2020 तक या सिंडिकेट थी 31 दिसंबर 2020 तक, सेनेट सिंडिकेट की बॉडी को मौजूद होते हुए भी इन्वॉल्व नहीं किया गया करंट वाइस चांसलर ने। ये एक बहुत ही गलत बात थी, हमने उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया। फिर हमारी ये सब जो ये कोशिशें हम देख रहे हैं ये सारी पहले आज से कोई 2-2.5 साल पहले सेनेट में भी एक ऐसा हमें सुनने को मिला। एक बड़े सीनियर लीडर थे होशियारपुर से और वो सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने ये कहा कि हम तो सेनेट को बिल्कुल तोड़ मरोड़ दे दें, खत्म कर देंगे। हमें उस वक्त यकीन नहीं हुआ, पर अब जिस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं इनका पूरा यही कोशिश है कि इसको सेनेट को खत्म कर दिया जाए। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की इंटरव्यू के बाद हमें जो फैसले मिले हैं, हमें जो वहां से सपोर्ट मिला है और जो डायरेक्शन मिला है उससे ये नहीं भाग पाए और उसी की वजह से इनको इलेक्शन प्रोसेस पहले भी स्टार्ट करना पड़ा लेकिन वो सेकंड वेव की वजह से आगे कर दिया गया। फिर दोबारा डीबी में मैटर पेंडिंग था, फिर कोर्ट में वहां पर ये डायरेक्शन दिए कि यूनिवर्सिटी अपना इलेक्शन शेड्यूल लेके आए और वो इलेक्शन शेड्यूल वो लेके आए 3 तारीख से 23 तारीख तक का। उसमें बाकी सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शन करवा दिए गए लेकिन जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका इलेक्शन इन्होंने पोस्टपोन कर दिया और जो फैकल्टीज है उसका भी पहले डेफर कर दिया, फिर बाद में उन्होंने 1 सितंबर को कराने का जो है वो अनाउंस कर दिया। ये करंट सिनेरियो है, ये करंट पोजीशन है इस वक्त। जी मैं इसके बाद में अशोक जी के पास जाऊंगा। अशोक जी, जिस तरह की स्थितियां हैं, आप सबसे सीनियर सीनेटर्स में से हैं, सारी चीजें आप भी देखते हैं, आज जो हालात बन रहे हैं उससे एजुकेशन का स्तर बहुत खराब हुआ है, जो रिसर्च का स्तर है बहुत खराब हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी की जितनी अच्छी छवि थी पूरे देश में और विदेश में, उस छवि को बट्टा लगा है। तो ऐसी स्थिति में आपको भी तकलीफ होती होगी क्योंकि आप लोग स्टूडेंट से लेकर के सीनेटर तक सारी चीजें रहे हैं और इसको बनाने में, खड़ा करने में, सब चीजों में योगदान है। फिर ये स्थितियां देख करके तकलीफ होती है और उसको लेकर के किस तरह से आप इसकी लड़ाई लड़ना है? जी अशोक जी। शुक्ला जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने दर्शकों के लिए ऐसा अच्छा प्रोग्राम रखा है और पंजाब विश्वविद्यालय में आजकल क्या हो रहा है मुझे लगता है आपके माध्यम लोगों को बता पाएंगे। जहाँ तक है सवाल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी प्रेस्टीज का सवाल है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि पंजाब विश्वविद्यालय का अपना स्थान है, पर यह भी देखने लायक है कि जिस सेनेट को ये आज बिल्कुल बंद करना चाहते हैं, ये उसी सेनेट की बदौलत पंजाब विश्वविद्यालय की छवि आज तक यहाँ पहुंची है। लेकिन कुछ लोग ये भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद सेनेट पंजाब विश्वविद्यालय को चलने नहीं देती, यहाँ पे राजनीति होती है। हालांकि मेरा अपना मानना है कि राजनीति इसको क्यों नकारात्मक तरीके से देखा जाता है, राजनीति के एक बहुत
हेल्दी वर्ड है, एक हेल्दी कॉन्सेप्ट है, लेकिन राजनीति उसको कहते हैं जहां राजनीति को घृणा से देखा जाता है। जब कोई आदमी जो उस राजनीति का हिस्सा होते हैं वो कहते कुछ है, सोचते कुछ है और करते कुछ है। तो इसलिए ऐसे राजनीतिज्ञों की वजह से राजनीति बेईमानी का एक मायने बनी है। और ये लोगों को समझ आना चाहिए कि जो इस वक्त अथॉरिटीज हैं या अथॉरिटीज के साथ मिले हुए वो कोटरी के मेंबर, वो राजनीति कर रहे हैं कि कभी कहते हैं हम इस तारीख को चुनाव कराएंगे और फिर मुकर जाते हैं, कोर्ट में एफिडेविट कुछ देते हैं और बाहर आके कुछ कहते हैं। इनके पास कोई नियम, कायदा, कानून, दलील, अपील, ये किसी चीज में भी विश्वास नहीं रखते। हालांकि अगर मैं भी वाइस चांसलर हूँ, आप भी वाइस चांसलर हो, या आप किसी भी संस्था को आप लीड कर रहे हैं, तो एक ह्यूमन नेचर है कि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मेरे पास अनफेटेड पावर्स होनी चाहिए, मुझे कोई किंतु परंतु करने वाला नहीं होना चाहिए। ये आज हमारी सोच है जो कि बहुत दुखदाई बात है। तो इसलिए कोई भी वाइस चांसलर जो भी यहाँ आया, उसकी मन की इच्छा यही थी कि ये सेनेट और सिंडिकेट, जहां भी हम गलत करते हैं, जहां वाइस चांसलर गलत करता है या अथॉरिटीज गलत करती हैं, जो चीजें जनता के हक में नहीं है, वो वहां पे सेनेट और सिंडिकेट के मेंबर टोकते हैं। और किसी वाइस चांसलर को ये चीज पसंद नहीं है, इसलिए किसी वाइस चांसलर ने कभी भी सेनेट को पसंद नहीं किया। कोई चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि उस पर किसी तरह की लगाम लगे। लेकिन एक डेमोक्रेटिक का यही बढ़िया नजारा है कि वहां चेक पे एंड बैलेंस होता है डॉक्टर साहब, चेक एंड बैलेंस। अब हमारी स्थिति ये है कि ऊपर से नीचे तक चेक एंड बैलेंस को कोई पसंद नहीं करता। और उसी लड़ी में पंजाब, आप देखिए इससे दुखदाई बात क्या हो सकती है। रंधावा साहब ने अभी कहा कि 2019 में केंद्रीय मंत्री सेनेट के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर हम कश्मीर से 370 धारा हटा सकते हैं तो हम पंजाब विश्वविद्यालय में सेनेट को भी हटा सकते हैं। आप ये सोचिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी को कश्मीर का दर्जा दे दिया, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने कभी ऐसा कहा हो कि हम भारत का अंग नहीं है, और वो भारत का अंग बनाने के लिए जैसे वहां 370 लगाई है, यहां से सेनेट को बंद करने की बात कर रहे हैं। तो ये 2019 में हमें अंदेशा हो गया था। वहां झगड़ा क्या था कि सारा हाउस सेनेट का एक पक्ष में खड़ा था और वाइस चांसलर और उनके कुछ लोग दूसरे पक्ष में खड़े थे, जबकि 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा सेनेट का एक पक्ष एक तरफ खड़ा था। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि भैया मेजॉरिटी और नो मेजॉरिटी, अगर आप हमारी बात मानेंगे तो ये सेनेट रहेगी, और अगर आपके पास मेजॉरिटी के हिसाब से फैसला करना तो हमें सेनेट को ही खत्म कर देना। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मेजॉरिटी का डिसीजन कुछ और था। उसके बावजूद वाइस चांसलर ने जो ऑर्डर निकाले वो मेजॉरिटी के खिलाफ और माइनॉरिटी वाले ऑर्डर्स निकाल दिए। उसके लिए 2019 में भी हमें फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा, और वहां पे इन लोगों ने एफिडेविट क्या दिए जो वहां हुआ नहीं। इससे दुखदाई बात क्या हो सकती है, इस विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हाई कोर्ट के अंदर, ओपन कोर्ट के अंदर, वहां पे हमें वीडियो चलानी पड़ी कि जज साहब ये खुद देख लो वहां क्या हुआ, जो ये कह रहे हैं वो सच है, कि जो हम कह रहे हैं वो सच है। जी, और वो देखने के बाद उनके, हाँ जी, मैं आता हूँ अशोक जी, आपके पास आता हूँ। मृत्युंजय जी, जिस तरह से मैं चूंकि बनारस से भी वाकिफ हूँ, बनारस यूनिवर्सिटी में भी आपके वाइस चांसलर की छवि बड़ी खराब रही है। उनके ऊपर इवन एक चोरी का भी मामला लगा था, तो जो अपने स्टाफ की बंदे की सैलरी का कुछ पार्ट चोरी करने का मामला था। ये सारी चीजें रही। जब ये वीसी बनाए गए तो बनारस में ही इस बात को लेकर आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा व्यक्ति वीसी बनाया जा रहा है। लेकिन चलिए, वो जो फैसले हुए इसके बाद में जिस तरह से अशोक जी ने बताया, रंधावा साहब ने बताया, आप पूटा के अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से एक शिक्षक का एक वो होता है कि एक प्राइड फील करता है जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी का पार्ट होने पे। लेकिन जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी जिस रास्ते जा रही है, जिस तरह से जा रही है, उससे क्या आपको प्राइड फील होने की स्थिति है, या ये लगता है कि एक दुखद स्थिति में खड़े हैं? आज शिक्षक होने पे भी कई बार लगता है कि हम क्या पढ़ाएं और क्या सिखा रहे हैं, बच्चों को क्या दे रहे हैं, तो एक इस बात का दर्द होता है। जी मृत्युंजय जी। जी अजय जी, जैसा
अभी गोयल साहब ने बताया और रंधावा जी ने, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से आज ये स्थिति बन रही है, जिसमें वाइस चांसलर साहब ने यूनिलैटरल तरीके से एक तरह से सीनेट को बनने में आरे आ गए। अब जहां तक प्राइड और दुख की बात है, दोनों है। प्राइड ये है कि मैं एक अच्छे संस्था से जुड़ा हुआ हूं और मैं बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस चीज को देखता हूं। दुख इस बात का है कि इस जैसे संस्था को भी उस तरह से देखा जा रहा है जो कि एक छोटे कॉलेज में भी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं कि मैं कई दिनों पिछले, आपने कई प्रोग्राम रखे और एक बार फिर आप बधाई के पात्र हो कि आपने फिर एक ऐसे समय में इस चीज को उठाने की कोशिश की जब सारे स्टेक होल्डर बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। आपको बताना मैं चाहता हूं कि वीसी साहब यहां होते नहीं है, मोस्टली उनका जो है आवास दिल्ली में होता है। हमें जिन लोगों से बातचीत करना होता है वो उस तरह से बातचीत नहीं करते हैं, और जब मैं उनसे बात करता हूं तो बताते हैं कि इस इशूज पर आप एसबीसी से मिल लो, डीवाई से मिल लो, लेकिन उनकी अनुपस्थिति थोड़ा दुखदाई है। पिछले दिनों जितने भी मुद्दे पूटा ने उठाए पिछले एक साल में, चूंकि शिक्षा के मंदिर में डेमोक्रेसी का कत्ल इससे बेजोर नमूना नहीं हो सकता है। चूंकि सेनेट सिंडिकेट नहीं थी तो हमने, चाहे वो कैश का मुद्दा के लिए हम हड़ताल पर बैठे, या हमने पास सर्विस का मुद्दा उठाया, या इवन फाइल्स, छोटे छोटे फाइल्स का मतलब जो है, ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं, अगर सेनेट सिंडिकेट होती तो ये कुछ मिनटों का काम था। क्योंकि एक ऑप्शन होता था कि देयर इज ए सुपीरियर बॉडी जो कि एक लंबे अनुभव के बाद बनी है और वो देख रही है इन चीजों को, उनको हम अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारा सीनियरिटी का लिस्ट हो, हाउस अलॉटमेंट का मसला हो, टीचर्स के मतलब कैश से रिलेटेड इशू हो, या फॉर दैट मैटर जैसे टीचिंग से जुड़ा हुआ मसला है, जैसे कि सिनॉप्सिस अप्रूवल लटका हुआ है, सिलेबस से जुड़ा हुआ काम लटका हुआ है, एग्जाम से रिलेटेड काम जो है में देरी हो रही है, या ओपनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी जो बच्चों ने अभी उठा रखा है। ये मसले अगर सीनेट सिंडिकेट होते तो ये बिल्कुल सीधा सा मसला था। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर अपनी बात खत्म करूंगा कि एक लाइसेंस फीस लगाई है पंजाब यूनिवर्सिटी ने अप्रैल 2021 से। जब ये डिस्कशन हो रही थी तो वाइस चांसलर साहब ने एक बड़ी सी कमेटी बनाई थी। तो मैं हमेशा उस कमेटी में पूछता था कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस लाइसेंस फीस। तो बताया जाता था कि नोटिफिकेशन ऑफ यूटी चंडीगढ़। मैं बार बार कहता था कि आप इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी दो, और आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि वो केवल 5 to 6 टाइम्स लाइसेंस फी इंपोज कर दिया गया टीचर्स और सारे इंप्लॉइज को। और जब मैंने आरटीआई से जानकारी पाई तो वो पूरा गलत निकला। तो मैं यह कह रहा हूं कि करप्शन का वो मसला मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, करप्शन का वो मसला मैं आपको बताना चाहता हूं जिसमें हमारी सैलरी से पैसा लेने के लिए गलत चीज कोट किया गया। अगर सीनेट या सिंडिकेट होती तो मुझे पूरा विश्वास था ये मसला सीनेट सिंडिकेट के संज्ञान में आता और सीनेट इसको देखती, कहां से आ गया ये लाइसेंस। आज जब मैं बैठा हुआ हूं, कुछ देर पहले इस लाइसेंस फी को रिवोक करवाया गया है पूटा के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद। तो मैं, किसी को मतलब ही नहीं है कि ग्राउंड पर काम किस तरह से होगा। पूरी यूनिवर्सिटी एक युद्ध के मैदान के रूप में सर तब्दील हो चुकी है। सारे स्टेक होल्डर परेशान हैं। जब हाईकोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दी है उसके बाद 1 साल से अगर कोई तैयारी नहीं थी तो ऐसे बॉडीज के बारे में जितना भी मैं कहूं कम ही हो। जी रंधावा साहब, जिस तरह से दर्द बयां किया मृत्युंजय जी ने, तो एक चीज ये आती है कि आप देखिए एक अच्छी से इंस्टीट्यूशन में सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि तारीख पर तारीख दी जाती है कि हाँ इलेक्शन करा देंगे, फिर ये करा देंगे, और तारीखें बदल जाती हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ इलेक्शंस हुए भी, बीच में फिर बदल रहे हैं। अभी क्या पता ये सितंबर में जो प्रस्तावित हैं वो भी होंगे कि नहीं होंगे। जी रंधावा साहब। इसमें सबसे एक टेक्निकल बात ये है कि
यूनिवर्सिटी की सेनेट है वो जब कॉन्स्टिट्यूट होती है तो वो अप्रूवल के लिए जो चांसलर साहब के पास सारी लिस्ट भेजी जाती है कि ये जो व्यक्ति हैं ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर, और जब वो लिस्ट अप्रूव होके आती है उसके साथ ही फिर ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लगभग 36 के लगभग जो मेंबर्स हैं वो ऑनरेबल जो चांसलर हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनकी तरफ से आते हैं, क्योंकि उनका भी एक ये दायित्व है कि वो अपने वॉइस या अपने जो उनके लाइक माइंडेड लोग हैं पॉलिसी मेकिंग में अपना हिस्सा लें। तो अब देखने वाली बात यह है कि सेनेट कॉन्स्टिट्यूट इन्होंने कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो फैकल्टीज की इलेक्शन है वो फर्स्ट को है और हमारी अभी तक डेट नहीं दी है जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की है, और जब ये डेट नहीं दी है इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ये देखिए कैसे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से इनकी, मैं ये समझता हूँ या तो कोई निजी दुश्मनी है या नफरत करते हैं या इसमें पार्टिसिपेशन लोगों का इतना है कि इसको वो टॉलरेट नहीं करते। जो सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लगभग 50 वोट है और फिर उससे ज्यादा जो फैकल्टीज हैं वो बढ़ जाती है, 300 तक के लगभग वोटर्स हैं। फिर जो प्रिंसिपल्स की है उसकी भी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो कॉलेज टीचर्स हैं उनके लगभग 2500 है, और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लगभग 3,61,000 वोटर्स हैं। और नॉर्मली पंजाब यूनिवर्सिटी सबको पहले चिट्ठियां डालती है। इस इलेक्शन से पहले का ट्रेंड ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर जाती है कि आपका ये जो वोट है आप इस दिन अपना वोट डालें और ये आपका पोलिंग स्टेशन है, वहां पर जाकर आप वोट डालें। इन्होंने कोई लेटर नहीं निकाली है अभी तक, और 3.5 लाख से ऊपर जो वोटर्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। वो तो ये 18 तारीख को इतनी कॉल्स मेरे को आई जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको हमने कैंपेन में शामिल किया हुआ था, जिनको रिक्वेस्ट की गई थी वोट की, वो पोलिंग बूथ जो उनको बताया गया था वहां से वापस मुड़ के आए, वहां पर खड़े होकर उन्होंने फोन कॉल की कि हम वोट कहाँ डालें, यहाँ तो कोई नहीं है। सो इस हालात में जिसमें डेमोक्रेटिक सेटअप इतना नीचे तक फैला हुआ है, और मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी का सरमाया है वो अलुमनाई है, और फॉरेन की कई यूनिवर्सिटीज के बजट की सपोर्ट जो है 50% से लेके 70-80% तक, और कई जगह पर तो 100% से भी ऊपर सरप्लस बजट की सपोर्ट जो है अलुमनाइज दे रहे हैं। तो हमारी जो इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इतना हमारा अहम इसका जो अलुमनाइज सेटअप है, हम बजाय इसके कि उसको यूनिवर्सिटी की बढ़ोतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए हम यूज करें, हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं। हम क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में, हम क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आज 12वीं जमात पास करके लड़के लड़कियां जो कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, कि कैसा माहौल होगा पंजाब यूनिवर्सिटी का। हम क्या मैसेज देंगे अपने समाज के उस वर्ग को जो इतनी आशा के साथ, इतनी अपेक्षा के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ देख रहा है, और जिसका इतिहास इतना सुनहरी है, और उसको बिल्कुल खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है, और एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि हमें किसी की परवाह नहीं। ये मैसेज एक पढ़े लिखे अशोक जी, जिस तरह रंधावा साहब ने कहा कि ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमें किसी की परवाह नहीं, आप क्या करेंगे, और इस स्थिति में क्या, इस स्थिति में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो एक सुनहरा जिसका अतीत रहा है वो बचेगा, या इस तरह से करके तो बिल्कुल खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, और उसी तरह हो जाएगा जैसे यूपी बिहार की कुछ यूनिवर्सिटियां जो एक जमाने में बड़ा स्थितियों में थी, आज वो बर्बादी की स्थिति में। जी अशोक जी। शुक्ला साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये लोग बर्बादी के रास्ते में ही चले हुए हैं। अब आप लोगों का, हम लोगों का, समाज का ये कर्तव्य बनता है कि इस बर्बादी के रास्ते में चलने पे कितने रोड़े अटकाए ताकि यूनिवर्सिटी बची रहे। अब जो रंधावा साहब ने बात की है उससे आगे चलते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 2000 में ऐसा हुआ था कि चुनाव सेनेट के सारे हो गए थे, ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी हो गए थे, लेकिन किसी वजह से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव की ये गिनती प्रक्रिया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे कर दी थी, जिसकी वजह से चुनाव संपन्न होने के बावजूद इन 15 सीटों का नतीजा घोषित नहीं किया जा सका था,
जिसको तकरीबन 1 साल लग गया था। 2000 में ये चुनाव हुआ था, लेकिन उसका नतीजा 2001 में आया था। परंतु क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने पार्ट पे सब चुनाव करवा दिए थे, तो वो 15 छोड़ के बाकी सारी, जो रंधावा साहब ने बताया, वाइस चांसलर साहब ने वो सारी लिस्ट अप्रूव कर दी थी, पेंडिंग रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन इस बार 2020 में अभी यूनिवर्सिटी ने चुनाव संपन्न नहीं कराए हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उस 2000 का हवाला देते हुए अब इनकी इच्छा ये है कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का, या अब तो फैकल्टीज का हमने कोर्ट के ऑर्डर से करवाया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी कोर्ट के हवाले से हम करवाएंगे। परंतु उसका ना इंतजार करते हुए अभी 1 तारीख को फैकल्टीज का इलेक्शन है, उसके बाद 19 या 26 को इन्होंने कहा ग्रेजुएट्स कराएंगे, लेकिन उससे पहले ही ये चांसलर साहब से वो लिस्ट नॉमिनेशन की लाके और बाकी जो इलेक्शन हो चुके हैं उसकी अप्रूवल कराना चाहते हैं, ताकि ये दिखा सके कि फैकल्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं है, ग्रेजुएट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं है। ये सेनेट कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, ताकि अपनी मनमर्जी वाइस चांसलर साहब कर सके। आप खुद देख लेंगे कि जब नॉमिनेशन की लिस्ट आएगी तो उनमें कौन लोग होंगे, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि उनमें कौन लोग होंगे और इनकी क्या इच्छा है। मतलब कुल मिला के तानाशाही पूर्ण ढंग से ही यूनिवर्सिटी को चलाने की एक प्रक्रिया चल रही है, और इसको इस तरह से करके वो यूनिवर्सिटी जो एक देश का सुनहरी यूनिवर्सिटी रही है उसको बर्बाद करने की कोशिश चल रही है। मैं आप लोग सब लोग आए और आपने इतना वक्त दिया, मैं धन्यवाद करता हूं, चूंकि वक्त की एक मिनट एक प्रार्थना है कि अगर ये संभव हो सके जी, तो कोई ऐसा आदमी ढूंढ के लाइए जो इस सेनेट की चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ हो, ताकि उनका भी विचार हम जाने और हम भी अपना विचार दें, और उससे लोग इस बात का फैसला कर सके कि सेनेट के खिलाफ वाले लोग ठीक है कि सेनेट के हक वाले लोग ठीक है। बिल्कुल मैं इस पे दोबारा भी चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी 1 तारीख का पहले ये इलेक्शन देख लें और वो देख लें, यदि नहीं कराते हैं तो उस पे करके फिर एक हम बड़े स्तर पे चर्चा करेंगे। हाँ। मेरा अपना और मेरे 6-5 और साथियों का 1 तारीख को चुनाव है, तो आपकी मैं शुभेच्छाएं। बिल्कुल आप सभी को धन्यवाद, और मैं जहां पर भी होगा एक शैक्षिक वातावरण अच्छा बने और पंजाब यूनिवर्सिटी के एक शान बरकरार रहे, मैं इसके लिए और मेरा चैनल इसके लिए बिल्कुल कोशिश करेगा। आप सभी का धन्यवाद।